हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 एनसीईआरटी का 7th क्लास की ज्योग्राफी का ये लेसन है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और 6th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म कर दी है। तो आज हम देखेंगे वायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी धरती है इसके चारों तरफ क्या है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसे हम एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहते हैं। क्या है, हमारे धरती के आसपास एक ब्लैंकेट है। किसकी? एक चादर है, हवा की चादर है। और वो जो हवा की चादर है वो हमें बहुत ही बचा कर रखती है। किन से बचा कर रखती है? जो सूरज की किरणें होती हैं। अभी आपको जब ठंड आती है तो आपको लगता है कि सूरज की किरणें बहुत अच्छी हैं, पर ये वही किरणें हैं जो हमें ज़रूरत है। जो ऊपर से जो किरणें आती हैं हमें जो भी मिलती हैं वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, पर वहाँ पर जो पतली चादर है हवा की, वो जो हानिकारक किरणें आ रही होती हैं उनको वो रोक लेती हैं। तो जिससे हमें जो हानिकारक किरणें हैं वो आ नहीं पाती धरती पर, और जो हमारे धरती पर रहने के लिए जो तापमान चाहिए वो बना रहता है। अगर वो किरणें आने लग जाएंगी तो क्या होगा, तो हमारे धरती में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जिससे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और जो नदियां हैं, जो ओशियंस हैं, वो पानी से भर जाएंगे। तो ठीक है, तो ज़िंदगी रह संभव नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पर फिर लोग बाढ़ आ जाएगी, जिससे लोग मरना शुरू कर देंगे। तो इस आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में, ये देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे जो वायुमंडल में कौन कौन सी हवाएं मिलकर ये वायुमंडल बनाती हैं। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें मेन 3-4 गैसें हैं। सबसे जो ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, जो कि 21% है, जिसे हम लेते हैं। उसके बाद आ गई 1% से भी जो कम है, वो 3 गैसें हैं, जैसे कि ऑर्गन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल अदर्स। तो जो ये ऑक्सीजन है इसे तो हम लेते हैं, और ये जो नाइट्रोजन है इसे इसे प्लांट्स लेते हैं। और हमारे हवा में क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल में, और छोटे छोटे गैसेज हैं, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर पार्टिकल्स हैं। ये सभी क्या बनाते हैं? ये सभी वायुमंडल को बनाते हैं। और जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को लेते हैं। कैसे लेते हैं? वो सीधा जो होता है वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट वे में नहीं ले पाते। तो क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। जब बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उनके लेने की फॉर्म में हो जाते हैं। तो बाद में वो प्लांट्स उनको लेकर अपना फूड बनाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना प्लांट्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं। और वैसे जो उन्होंने लेना होता है नाइट्रोजन को, वो उनसे लेते हैं। बैक्टीरिया जब उनको कन्वर्ट कर देते हैं तो वो अपने रूट्स के थ्रू वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन। जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं। और वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब उन्होंने फूड बनाना होता है। अब देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जो बाकी गैसें हैं इन सभी में एक बैलेंस बना हुआ है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? तापमान धरती का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी? 0.03। ये देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ये भी कम हो गया तो क्या होगा? हमारी धरती गर्म ही नहीं होगी, और रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी, और दिन में क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी। ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि हमारे धरती पे जो जीवन है वो संभव नहीं हो पाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती कैसे है? जब भी हम कोल या ऑयल या कोयला, या फिर जो हम इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सभी से क्या निकलता है? इन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हर साल। और ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है। तो इससे जो हमारा तापमान है, जो हमारा वायुमंडल है, वो उसकी जो ओजोन लेयर है वो नष्ट होती जा रही है, उसमें छेद होता जा रहा है। तो जिसके कारण हमें बहुत ही लॉस हो रहा है। फिर बाद में पैराबैंगनी किरणें आनी शुरू हो जाएंगी, और बाद में हमें नुकसान होगा। स्किन कैंसर जैसे रोग होने शुरू हो जाएंगे। और एक बात और, कि जब भी हवा गर्म होती है, जो भी हवा गर्म होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। और जो हवा ठंडी होती है वो नीचे रह जाती है। अब हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल की संरचना।
जो वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी परतें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शोभमंडल कहते हैं। फिर आ गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। फिर आ गया मीजोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल कहते हैं। और आ गया थर्मोस्फेयर, बाह्यमंडल। और एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो लंबाई है, ये ट्रोपोस्फेयर आपको दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक। आपको यहाँ पर एक माउंट एवरेस्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये फिर इसका इस जो ट्रोपोस्फेयर होती है, इसकी जो लंबाई है वो एवरेज, जो औसतन लंबाई है वो है 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर। और यहाँ पर जो सारी प्राकृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि बारिश हो गई, बिजली कड़क गई, या फिर जितने भी बादल होते हैं, ये सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और ये क्या है? ये शोभ सीमा है। यहाँ पर ट्रोपोपॉज आपको दिख रहा होगा। ट्रोपोपॉज क्या है? जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को, मतलब समताप मंडल और शोभ मंडल को जो लाइन अलग करती है, उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ये जो ओजोन लेयर है, ये कहाँ पर है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। किस में है? ये जो ओजोन लेयर है ये समताप मंडल में है। तभी हम देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर की क्या बात है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये लगभग 50 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है ये लगभग औसतन कितनी है? 50 किलोमीटर है। और जो ये जहाज उड़ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरोप्लेन है। ये कहाँ उड़ते हैं? ये स्ट्रेटोस्फेयर, इस समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बादल होते हैं, तो उन एरोप्लेन्स को उड़ने में वहाँ समस्या होती है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए इनको, ये जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए वहाँ उड़ते हैं। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एरोप्लेन है वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं, है ना। और क्या पूछते हैं कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कहाँ से मुड़कर आती हैं, और ये जो मीटियोर्स हैं वो कहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी देखेंगे हम कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पर होते हैं, ये एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट होती है। और यहाँ पर क्या होती है? ओजोन लेयर भी होती हैं, जो हमें हार्मफुल जो रेज आती हैं सूरज की, जैसे कि पैरा बैगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट्स रे, उनको ये वाली लेयर ही बचाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर होती है? ओजोन लेयर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। और जो ट्रोपोस्फेयर था उसकी लंबाई कितनी थी? 13 किलोमीटर। अब आ गया मीजोस्फेयर। ये देखिए यहाँ पर आ गया मीजोस्फेयर, इसको हम मध्यमंडल कहते हैं। ये तीसरी लेयर है। और इस लेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को जो लेयर अलग करती है उसे हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 80 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और इस लेयर में क्या होते हैं? जो मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स वो इस यहीं पर, जैसे कि वो आते हैं ना ऊपर से, खगोलीय पिंड होते हैं जो ऊपर से आते हैं हमारे स्पेस से, वो यहीं पर बर्न हो जाते हैं, ठीक है। वो यहीं पर बर्न हो जाते हैं, नीचे नहीं आ पाते, क्योंकि वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो यहीं पर बर्न हो जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इस थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर क्या है? थर्मोस्फेयर में यहाँ पर जो तापमान होता है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। कितना? बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 80 से 400 किलोमीटर। 80 से कितनी है? 400 किलोमीटर इसकी जो होती है लंबाई होती है। और जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहीं से मुड़कर आती हैं। और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं मेन जो उड़ते हैं, वो थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर के बीच बीच में ही उड़ते हैं। और यहाँ पर एक और लेयर होती है, उसे हम आयनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब हमारी लास्ट लेयर रह गई, उसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। ये कौन सी लेयर होती है? ये बहुत ही पतली लेयर है, ठीक है, एयर की। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हीलियम और हाइड्रोजन। ये स्पेस वाली लेयर है एक्सोस्फेयर, ये बहुत ही पतली लेयर होती है। और इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं? इसे बहिर्मंडल हिंदी में कहते हैं। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तब दोबारा देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर लंबी होती है। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल, ये 50 किलोमीटर लंबी होती है। और ये जो मीजोस्फेयर है ये लगभग 80 किलोमीटर। और ये जो थर्मोस्फेयर है ये 80 से 400 किलोमीटर तक लंबी होती है। अब देखेंगे हम कि जो वाटर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। अब हम मौसम की बात करें तो ये रोज बदलता रहता है। जैसे कि हमारा जो एवरेज औसतन तापमान होता है दिन का सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान, जब हम उसको दोनों को प्लस करके जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसतन मौसम का जो तापमान होता है वो निकल जाता है। और जो जलवायु होती है, जो मौसम होता है वो तो होता है दिन का। मौसम कितने का होता है? दिन का। इसलिए हमें जो न्यूज़ सुनने को मिलती है वो मौसम की मिलती है। और ये जो जलवायु होता है ये लगभग
35 सालों का जो मौसम का जो एवरेज होता है, या 30 या 35 साल तक का जो मौसम का जो औसतन तापमान होता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। ठीक है। अब ये तापमान क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस की, ये जो हवा होती है वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, इसे हम तापमान कहते हैं। और ये तापमान को निर्धारित करने वाला जो मेन कारक है वो कौन सा है? वो है सूरज, सूर्य ताप। अब हमारी धरती रात को, जैसे कि सवेरे सारा दिन क्या होता है, सवेरे सारा दिन धूप की किरणें पड़ती हैं हमारी धरती पे, तो क्या होता है, जो कंक्रीट होता है हमारे शहरों में, जैसे कि अक्सर देखा जाता है जो शहरों में जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वो गांवों में कितनी गर्मी क्यों नहीं होती? क्योंकि शहरों में जो कंक्रीट बिल्डिंग होती हैं बड़े बड़े पत्थरों से बनी होती हैं। और जो हमारी सड़कें हैं, सड़कें किससे बनी होती हैं? वो बजरी से बनी होती हैं। वो सारा क्या होता है, पत्थर की बनी होती हैं। तो वो जब भी धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं, और रात के टाइम में वो बाद में हीट प्रोड्यूस करती हैं, सूर्य ताप उसे ही तो कहते हैं, उसे इंसोलेशन कहते हैं हम। ठीक है, तपायन, इंसोलेशन, ये इसे कहते हैं हम। और अगर हमने तापमान मापने के लिए अगर यंत्र को देखें, ठीक है, तापमान मापने के लिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना, कि जो थर्मोमीटर है इसे तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो बैरोमीटर है इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव नापने के लिए इसे हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो रेन गॉज है इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमने अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वर्षा की मात्रा मापनी हो तो हमें रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं। और जो विंड वेन है, पवन चक्की भी कहते हैं इसे, डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि हमने डायरेक्शन देखनी है कि ये जो हवाएं किस दिशा से चल रही हैं, तो हम विंड वेन का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर तापमान देखने के लिए, बैरोमीटर हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने के लिए, रेन गॉज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, पानी की या जल की कितनी मात्रा है वर्षा की। और जो विंड वेन है वो डायरेक्शन देखने के लिए कि कौन सी हवा से हवाएं जो हैं वो आ रही हैं। और हम जो मापते हैं डिग्री ऑफ सेल्सियस, टेम्परेचर को हम कौन सी, जो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, जो मानक, जैसे हमारा मानक समय था ना 82.5 डिग्री भारत का, उसी तरह मानक इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड यूनिट है तापमान को मापने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम सेल्सियस कहते हैं, सेल्सियस। और जो वाटर है, जैसे वाटर का, पानी का जो जब जम जाता है वो कितने डिग्री पर जो होता है वो फ्रीज कर जाता है? वो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और वाटर उबलने लग जाता है, गैस जो होता है गैस के फॉर्म में बनकर उड़ जाता है, वो कौन से कितने डिग्री पर उड़ता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। हम वाटर की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अब टेम्परेचर इन सिटीज़, ये तो हमने देख ही लिया था कि जो शहरों में जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो कंक्रीट बिल्डिंग्स होती हैं, मेटल्स होती हैं, शहरों में हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, और डीसी दफ्तर होता है, कितना कुछ होते हैं हमारे शहरों में। पर वो गाँवों में वो सब नहीं होता। गांवों के कई घर कच्चे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे खेत होते हैं, तो वहाँ की जो इंसुलेशन था, सूर्य ताप था, कि जो सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो इतना ज़्यादा रात को तपेंगी नहीं, ठीक है, और रात को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो वहाँ पर गांवों में गर्मी नहीं होती इतनी ज़्यादा, और शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब हम बात करेंगे एयर प्रेशर। हमारे धरती पर हमें एयर प्रेशर, जो हवा का दबाव है, हमने दबा के रखा हुआ है। जैसे कि हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का दबाव घटते जाता है, तो ये जो नीचे है हवा का दबाव वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये जो, अगर हम वही स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पर हवा का दबाव नहीं होता, तो वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, स्पेस यात्री होते हैं, वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। अगर वो पहन के ना जाएंगे तो उनकी जो शरीर है उनका शरीर फट जाएगा, इसलिए वो ये पहन के जाते हैं। और ये जो एयर प्रेशर है, वायु का दबाव, वायु दबाव, इसका जो रिलेशनशिप है किसके साथ? तापमान के साथ, वो उल्टा होता है। जैसे कि अगर तापमान ज़्यादा है तो जो वायु का दबाव होगा वो होगा कम, अगर तापमान है कम तो वायु का दबाव ज़्यादा होगा। जैसे समुद्र के किनारे या समुद्रों के ऊपर जो वायु का दबाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये जो वायु चलती कैसे हैं, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अचानक ही कैसे हवाएं चलने लग जाती हैं। तो ये हवाएं कैसे चलती हैं? ये ज़्यादा वायु दबाव, हाइयर प्रेशर टू हाइयर, यानी कि ज़्यादा हवा दबाव से उच्च दबाव से कम दबाव की तरफ चलती हैं, लोअर प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो समुद्रों की तरफ से ठंडी हवाएं इधर चलती हैं और इधर से गर्म हवाएं उधर जाती हैं। तो हवा जो होता है उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो हवाएं चलती हैं वो चलती हैं,
ठीक है, क्या, जहाँ पर तापमान होगा ज़्यादा वहाँ पर जो हवा का दबाव होगा कम, जहाँ पर तापमान होगा कम वहाँ होगा हवा का दबाव ज़्यादा। इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो जो ठंडी गर्म हवा होती है वो इसलिए ऊपर जाना शुरू कर देती है, जो नीचे रह जाती है हमारे धरती पे, हमारे मीन्स भी हमारे सरफेस पे, वो ठंडी हवा मेन होती है, और जो गर्म हवा होती जाती है वो ऊपर जाती है। जैसे कि जो वाष्पीकरण होता है, अब आपने कभी सोचा है कि जो बादल है वो ऊपर ही क्यों जाते हैं? उनमें तो पानी होता है, वो भारी हुए तो फिर वो ऊपर क्यों जाते हैं? वो जस्ट कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पर तो वो वाष्प होके ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो हल्के बहुत होते हैं इसलिए वो ऊपर जाते हैं। जब ठंडे होते हैं तो बारिश होती है। तो ये सारा ऐसे होता है। अब पवन, ये अब हमने अभी पढ़ा था कि ये जब हवाएं चलने लग जाती हैं, हमने पहले तो देखा विंड प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है। अब विंड जब ज़्यादा दबाव है, हवा का दबाव ज़्यादा है, वो ज़्यादा हवा के दबाव से कम दबाव वाले एरिया में चलना शुरू कर देती हैं हवाएं जो होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विंड कहते हैं। आपने कभी हवाओं को देखा तो नहीं होगा पर फील जरूर किया होगा। हमारी पंखे की हवा, ये भी क्या है? पवनें ही तो हैं ये भी। हम कितने सारे पेड़ देखते हैं उखड़ जाते हैं अपने आप जब तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी पवन है। ठीक है, और पवनों का हम प्रकार भी देखेंगे। पवनें होती कितनी है? एक होती है परमानेंट विंड्स जिसे हम स्थायी पवनें कहते हैं, एक होती है मौसमी पवनें जिसे हम सीजनल विंड्स कहते हैं, और एक होती हैं लोकल विंड्स जिसे हम स्थानीय पवनें कहते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं। ये कौन सी होती हैं? ये व्यापारिक पवनें होती हैं। ठीक है, या फिर पश्चिमी वेस्टर्लीज, ये पश्चिमी पवनें या पूर्वी पवनें होती हैं। ये कौन सी होती हैं? परमानेंट की स्थायी पवनें, ये सारा साल एक ही दिशा में किसी स्पेसिफिक दिशा में ये बहती रहती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्थायी पवनें या परमानेंट विंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं इसकी? एक व्यापारिक पवनें, पूर्वी पवनें और पश्चिमी पवनें, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये एक ही दिशा में सारा साल बहती रहती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्थायी पवनें कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस इमेज में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये कहाँ से चल रही हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, और इधर से भी चल रही हैं। ये क्या है? ये सभी ट्रेड विंड्स हैं, ये इधर चल रही हैं। ठीक है, और अब आगे हम देखेंगे सीजनल विंड्स। देज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। ये सीजन के हिसाब से चलती हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक सीजन में आकर बारिश होने लग जाती है। कैसे होने लग जाती है? वो क्योंकि बिकॉज ऑफ सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें, वो मानसूनी पवनें होती हैं। वो मानसूनी पवनों के कारण ही हमारे कंट्री में बारिश होती है। जो हमारे भारत का किसान है वो मेनली इन मानसूनी पवनों पर ही निर्भर रहता है। तो ये जो पवनें होती हैं वे किसी स्पेसिफिक मंथ में चलती हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मौसमी पवनें कहते हैं, मानसूनी विंड्स कहते हैं। चलिए देखते हैं अब लोकल विंड्स। स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? ये किसी स्पेसिफिक पीरियड पर चलती हैं, किसी विशेष समय पर चलती हैं, या किसी साल में या किसी दिन में। जैसे कि लैंड टू सी ब्रिज, जैसे कि थल समीर और जल समीर, कि जब जल से थल की ओर समीरें चलती हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं, और जब थल से जल की ओर जब हवाएं चलती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोकल विंड कहते हैं या स्थानीय पवनें कहते हैं। ठीक है, और हमारे ये देखिए यहाँ पर ये हाई प्रेशर यहाँ पर क्यों है? अभी हमने ये पढ़ा था ना, जो रिलेशनशिप है एयर प्रेशर का और तापमान का, टेम्परेचर का, वो उल्टा होता है। जैसे कि आपको हमने पहले पढ़ा हुआ है, 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जो यहाँ पर तापमान होता है, ठीक है, यहाँ वाले साइड में जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर है। सूरज, ये समझ ली यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर किरणें पड़ेंगी ना सीधी, और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते तो बहुत ही तिरछी हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो होगी ठंड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मीन्स कि तापमान होगा कम, और यहाँ पर क्या लिखा है? हाई प्रेशर, कि तापमान कम और हाई प्रेशर है। ठीक है, इस तरह आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर तापमान होगा कम वहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो होगा ज़्यादा, और जहाँ पर तापमान होगा ज़्यादा वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, स्थानीय पवनें देख लिया हमने। स्थायी पवनें कौन कौन सी थी एक बार और निगाह मार लेते हैं कि जो परमानेंट विंड्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, और ये किसी विशेष दिशा में सारा साल ही बहती रहती हैं। अब आ गया सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें, जो कि किसी विशेष डायरेक्शन में किसी विशेष सीजन में किसी मौसम में ही बहती हैं, जैसे कि मानसूनी पवनें भारत की। और एक स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? जो कि किसी विशेष डायरेक्शन में किसी विशेष टाइम पर ही बहती हैं।
ठीक है। जैसे कि लू हो गई, भारत में आपने लू का बड़ा नाम सुना होगा, गर्म पवनें चलती हैं जो कि फसलों के लिए भी बहुत खराब होती हैं, ये लग जाती है तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। तो ये पवनें होती हैं, हानिकारक होती हैं, काफ़ी गर्म होती हैं, इसे हम स्थायी पवनें कहते हैं या लोकल विंड्स कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि मॉइस्चर क्या होता है, आर्द्रता। कि जब हमने कभी देखा है कि आपकी गर्मियों में पसीना क्यों नहीं सूखता, क्योंकि उस टाइम जो हवा में नमी होती है, हवा में पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा जो पसीना होता है वो भी नहीं सूखता है गर्मियों में। कभी आपने सोचा है कि जो जैसे कि मुंबई वाले इलाके हैं, मुंबई कोलकाता हो गया, यहाँ पर गर्मी होती है और ठंड होती है, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि जब भी वहाँ पर धूप की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ का जो पानी है वो सारा वाष्पित होके वहाँ के जो एनवायरनमेंट में, उनके पर्यावरण में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इससे क्या होता है, उनको ज़्यादा ना तो गर्म लगती है ना ठंडी लगती है, क्योंकि वो जो पानी की मात्रा है हवाओं में वो बहुत ही ज़्यादा घुल जाती है, तो फिर इससे तापमान का इतना पता नहीं लगता। तो आर्द्रता के बारे में आप देखेंगे कि ये जो आर्द्रता होती है, ये इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये जो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा होती है और ठंड में ये कम होती है। गर्मियों में जो पानी की मात्रा है वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारी ये आर्द्रता की वजह से, जैसे कि हमारी सूर्य की किरणें किसी ओशन पे या रिवर्स पर या किसी लेक पर पड़ रही हैं, तो वहाँ की जो सूरज की किरणें हैं उन सभी को क्या करेंगी, उन सभी को वाष्पित करके, वाटर को इवेपोरेट करके ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। जब वो आसमान में जाएंगी तो क्या होगा, आसमान में, क्योंकि वो हमने पढ़ा था कि जो हवा का दबाव होता है वो कहाँ से जाता है, हवा का दबाव होता है, हवाएं कैसे चलती हैं, ज़्यादा प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ से, उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ से जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं। तो उच्च दबाव की तरफ से ये जब सूरज की किरणें पड़ी तो क्या हुआ, जो ये हमारा वाटर था वो भाप के रूप में ऊपर उड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो हल्का हो गया। अब वो गया ऊपर ऊपर, फिर कुछ टाइम बाद वो, जब वो बादल बन गया तो बाद में कुछ टाइम बाद कुछ दिनों बाद वो ठंडा हो गया, तो फिर वो बाद में पानी बनकर फिर नीचे गिर गया। तो इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म कहते हैं, बारिश जब होने लग जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी प्रकार, कि जो बारिश होती है उसके भी प्रकार होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से सुना है। एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा कौन सी होती है, जब तेज हवाएं चलती हैं, दो हवाएं चलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक कोल्ड एयर है और एक वार्म एयर है। ठीक है। दो साइक्लोन चल रहे होते हैं, दो चक्रवाती हवाएं होती हैं, वो आपस में जब टकराती हैं, ठीक है, जब दोनों इनका जो तापमान होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर बादल बन जाते हैं और वो बादल वो ठंडे होकर यहीं पर बरस पड़ते हैं। ठीक है। ये देखिए आपको दिखा रहा होगा, इससे हम क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है। अब आ गया पर्वतीय रेनफॉल। ये कौन सी होती हैं, जब यहाँ से पवनें आती हैं, यहाँ से पवनें आ रही हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, किसी यहाँ पर आ गया रास्ते में पर्वत, अब रास्ते में जब पर्वत से टकराई तो यहाँ पर होगी ठंडी वो। ठीक है। जब वो ठंडी हुई, क्योंकि उनमें मानसूनी पवनें होती हैं, उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वो जब वो वहाँ पर उससे टकराती हैं तो वहाँ पर वर्षा होने लग जाती है, वहाँ पर रेनफॉल होने लग जाती है, क्योंकि ये हवाएं होती हैं पानी से तो भरी होती हैं, मानसूनी पवनें होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वर्षा कर देती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। क्या, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, हिंदी में से पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पर्वतीय वर्षा। एक लास्ट किस्म आ गई कि ये कन्वेक्शनल रेनफॉल, की संवहनी वर्षा। ठीक है। संवहनी वर्षा कब होती है, जब ये जो होती हैं, ये एक ही जगह पर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। एक ही जगह पर वार्म एयर है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर बारिश होगी। ठीक है। ये एक ही जगह पर बहुत सारी बारिश हो जाती है, जैसे कि किसी विशेष एरिया में ये बारिश होती है और ये बहुत ही तेज़ी से होती है, इसे हम संवहनी वर्षा या फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ये तीन टाइप्स हैं, आप इनको जरूर याद करें। एक कौन सी थी, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कौन सी थी, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, तो चलिए हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। हम अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि जो रेनफॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीने के लिए। क्यों, क्योंकि इसी से तो हम एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है। यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये कई बार हमारे लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकती है। जैसे कि कम वर्षा हो तो सूखा पड़ जाता है, अगर ज़्यादा वर्षा हो तो बाढ़ आ जाती है। तो फिर ये फेलियर भी माना जाता है कि जो मानसूनी पवनें आती हैं हर 5 साल में एक ना एक बार ये इनका फेलियर जरूर होता है। तभी हम क्वेश्चन देखते हैं
कि एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल क्या है, कि वायुमंडल एक पतली सी चादर है जो कि हमारे पृथ्वी को घेरे हुए है। अब आपको इंपॉर्टेंस तो पता लगी गई होगी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, हमारी जो हमारे धरती के तापमान को बनाकर रखती है, और हमारी जो स्नो है, जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं उनको पिघलने नहीं देती, एक मीडियम सा तापमान बना रहता है, और जो हानिकारक किरणें हैं वो धरती पर नहीं आ पाती। क्वेश्चन नंबर 2, विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमोसफियर, कि वो कौन सी दो गैसेज हैं जो हमारे एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा हैं। एक तो है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी थी 78, और जो ऑक्सीजन थी वो थी 21। ठीक है, अब देखते हैं वेदर क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफियर, तो ये कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है। वेदर क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि जो डेली तापमान होता है, हमारे जो रोज का तापमान होता है, सबसे ज़्यादा तापमान दिन का और सबसे कम तापमान, उसको जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हमारे दिन में मान लीजिए कि 36 डिग्री तापमान था दिन में, और रात में समझ लीजिए कि हाँ भी 14 डिग्री तापमान था। ठीक है, एक दिन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को हमने कर लिया प्लस, कितने बन गए ये 30, 40 एंड 50। 50 को हम 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कितना आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये एवरेज वेदर, इसी से हम जो वेदर्स होते हैं इसी से तो कैलकुलेट किए जाते हैं। ये क्या है, एवरेज वेदर है। ये जो हमारा वेदर है वो टेम्पररी होता है, कि कुछ समय के लिए जो हमारे जो चेंजेस आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे हम वेदर कहते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कि 3 प्रकार की जो रेनफॉल थी कौन कौन सी थी। एक तो थी साइक्लोनिक रेनफॉल, दूसरी थी ओरोग्राफिक, थर्ड थी कन्वेक्शनल, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा और पर्वतीय वर्षा। अब ये आ गया कौन सा, एयर प्रेशर क्या है, कि जो हमें दबा कर रखती है, हवा होती है, कि सभी चीज़ों को एक प्रेशर में रखती है। ठीक है, कि कोई भी वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है, ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो ये जो एयर प्रेशर है वो भी घटता जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सनरेज, वो कौन सी गैस है जो हमें हार्मफुल सनरेज से बचा कर रखती है, वो है ओजोन लेयर। विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमोसफेयर की, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, कि इनमें से कौन सी लेयर है जो कि बादलों से फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है, वहाँ पर बिल्कुल बादल नहीं है, जहाँ पर हम एरोप्लेन भी उड़ाते हैं, वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 4, एज वी गो अप इन द लेयर ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर, कि जब हम ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर घटता है। ठीक है, प्रेशर घटता है। जो हमारी हवा थी वो कहाँ से चलती है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती है, तो जो हमारी हवाएं होती हैं वो इसलिए तो ऊपर जाती हैं। विच प्रेसिपिटेशन कम डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड, कि जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में जब आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेन कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं, ट्रेड विंड्स इनकमिंग सोलर एनर्जी, सीजनल विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ, लेयर ओजोन ऑफ गैस, परमानेंट विंड्स या लोकल विंड्स। तो इसका जो सही उत्तर है, ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं। लू कौन सी होती है, लू होती है लोकल विंड। मानसून कौन सी होती हैं, ये सीजनल विंड्स होती हैं, और जो विंड होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो चलिए हम अब अपना सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।